यहाँ पर हमें मास ऑफ द अर्थ गिवन है। अर्थ के मास को हम m1 फर्स्ट बॉडी का मास से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। दिस इज गिवन टू अस। m2 मास ऑफ द मून भी गिवन है। आप चाहो तो अगर आपको m1 m2 नहीं लिखना, आप me मास ऑफ अर्थ एंड mm मास ऑफ मून ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7.4 इंटू 10⁻22 kg। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, मून का मास देखिए 10⁻22 kg है और अर्थ का 10⁻24। बाकी ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम है, 6 और 7.5, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से ये पता लगता है कि अर्थ 10⁻2 kg ज़्यादा हैवी है, यानी कि 100 टाइम्स अर्थ का मास ज़्यादा हैवी है, 100 टाइम्स हो जाएगा। ओके, चलिए इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन देम को हमने आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बिटवीन अर्थ एंड मून, एंड दैट इज 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है कैलकुलेशन की, इसलिए 10⁻3 यानी कि 1000 से और मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये मीटर में आ जाए। सो इट विल बिकम 10⁸ मीटर। तो लेट अस राइट दिस एज 10⁸ मीटर। और हमें इनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, और हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके लिए हमें न्यूटन ने लॉ दिया था। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डाटा लिखेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन से F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। वी नो दिस फॉर्मूला, F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ F हमें फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। ये न्यूटन का लॉ है, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, डिस्कशन किया था। कैपिटल G इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11। m1 यहाँ पर फर्स्ट बॉडी है अर्थ। अर्थ का मास हमें गिवन है 6 इंटू 10⁻24। m2 इज द सेकेंड बॉडी, सेकेंड मास, दैट इज 7.4 इंटू 10⁻22 होल अपॉन में r का स्क्वायर। और r दैट इज रेडियस ऑफ मून, दैट इज 3.84 इंटू 10⁻5 को मैंने 8 कर दिया था, 8 का स्क्वायर न्यूटन में। सबसे पहले तो आप अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यू डाल लीजिए, कैपिटल G इंटू m1 फर्स्ट बॉडी अर्थ, सेकेंड बॉडी मून, आगे पीछे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में r का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो लग रहा है बड़ी मुश्किल वैल्यूज़ हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप 10 की पावर को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। ये दोनों 10 की पावर मिलाकर हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी 10 की पावर 46, और इसको भी अगर आप ले लेंगे तो माइनस के 11 है, 10 की पावर 35। ठीक है, अभी देखते हैं न्यूमरेटर में क्या बच रहा है। 6.7 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, और 10 की पावर 35 भी बच गया। होल अपॉन में चलिए इस पर आते हैं। 3.84 7.4 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इट इज 7.4 इंटू 10⁻35। ओके, ये वैल्यू होल स्क्वायर है, तो चलिए इसका भी होल स्क्वायर करते हैं। 3.84 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? होल स्क्वायर मतलब पावर, तो ऐसे में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और उसको हमने 2 बार लिख दिया। इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 35 और 10 की पावर 16 डिवाइड में माइनस हो जाएंगे, यानी कि 10 की पावर 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू मैं 10 को हटा देता हूँ, एंड फाइनली वी कैन राइट दिस एज 10⁻19। बस ये सारी कैलकुलेशंस आपकी हो गई हैं। सबसे पहले हमने 10 की पावर को सिंप्लीफाई कर दिया, अभी कुछ खास नहीं करा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बिल्कुल आप कैलकुलेटर से या प्रिसाइसली कीजिए, और अभी थोड़ा सा आप रफली भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। रफली आंसर के हिसाब से अगर हम इसको रफली देखें तो ये हमारे पास
3.8 का डबल लगभग लगभग 7.6 होता है, तो मैं सोच रहा हूँ ये लगभग लगभग इसे 2 से कैंसिल हो जाएगा। एवरेजली कर रहे हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए। 3.8 का डबल होता है, और अब लगभग लगभग अगर हम ये देखें तो ऑन एवरेजली देख रहे हैं, तो इसको हम 6.7 को हम 7 की तरह ट्रीट करेंगे, इसको 6, इसको 2, थोड़ा सा उसको बढ़ा लिया, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं 4 इंटू 10⁻19। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 2 2 ज़ा कैंसिल, ये 2 3 ज़ा कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 21 इंटू 10⁻19। ठीक है ना। हम यहाँ पर एक साइन यहाँ अप्रॉक्सीमेट लगा देंगे थोड़ा आसपास में। और सुनिए, अब हम डेसिमल अगर यहाँ लगा दें, एक प्लेस आगे ले जाएं, तो इट विल बिकम 2.1 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो हमने थोड़े थोड़े स्मार्टनेस क्या करा, 6.7 को रफली थोड़ा बढ़ा के 7 लिख दिया, और 3.8 को भी रफली बढ़ाकर 4 लिख दिया। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है। ओके, द क्वेश्चन इज कार फॉल्स ऑफ अ लेज। कार लेज से गिर गई, ड्रॉप हुई, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी इनिशियल ऑफ कार इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसको धकेला नहीं गया, वो जस्ट ड्रॉप हो गई। ओके, एंड इट टेक्स टाइम टू रीच द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें गिवन है, और वो डाउनवर्ड है, तो नीचे की तरफ में हम उसको पॉजिटिव लेंगे। वैसे वैल्यू होती है 9.8, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इन्होंने कहा है 10 मीटर पर सेकेंड पर ले लो। एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि कितनी स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, किस वेलोसिटी से करेगी, वेलोसिटी में निकालनी है। तो हम एक इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट वाली, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v इज द वेलोसिटी जिससे वो स्ट्राइक करेगी, u तो 0 है, g की वैल्यू 10 इंटू टाइम 0.5। सो इसको हमने सॉल्व किया तो विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ कार बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज फर्स्ट पार्ट। ओके, लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का दो फॉर्मूला है, एक होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक होता है स्पीड्स का एवरेज कर दो, दैट इज u प्लस वी एवरेज स्पीड। यही तो दो वेलोसिटीज है, उसका एवरेज कर दीजिए। डिस्टेंस नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला से काम चलाते हैं, u 0, v इज 5 अपॉन 2, तो 0 प्लस 5 दैट इज 5, 5 अपॉन 2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो उसकी एवरेज स्पीड आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। वैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी आप निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा है कितनी हाइट से वो फॉल करा है, फाइंड द हाइट ऑफ द लेज, जहां से कार ने फॉल करा है। हाइट निकालने के लिए लेट अस अप्लाई द सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूँ, देर आर 4 वेरिएबल्स इन एवरी इक्वेशन, जिसमें से 3 आपको पास होंगे, लगा दो इक्वेशन 4 में से 3। तो h निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10, और टाइम जो फॉल करने में लगा है दैट इज 0.5 इंटू 0.5। ये सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 5, h इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25, तो 5 इंटू 0.25 हो जाएगा आपका 1.25 मीटर। इतनी हाइट से वो फॉल करा है, ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। यहाँ से भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर वो एवरेज स्पीड का भी निकल जाएगा। ओके, तो जब भी आपका ग्रेविटी का एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, कोई चीज अर्थ की तरफ गिर रही है या ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं, तब तब एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा, और वील यूज द इक्वेशन। द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ अ 10 मीटर। हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और ये एक हाइट तक
जा रहा है दैट इज 10 मीटर। ग्राउंड पे खड़े होके हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया और ग्राउंड से वो जिस हाइट तक गया, जिस हाइट तक गया से क्या मतलब है, एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो फाइनली रुक जाएगा, ऊपर जाना बंद हो जाएगा, वहां से वो वापस नीचे गिरना शुरू करेगा। तो जिस हाइट तक गया वो हाइट है 10 मीटर और फाइनली उसकी वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी विल बिकम द जीरो। तो v फाइनल विल बिकम जीरो। ओके, g की बात करते हैं। क्या एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। कितना? 9.8। अभी तो बोला नहीं 10 ले लो, तो एक्चुअली तो 9.8 लेना पड़ेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव ये आपने सोचना है। तो मैंने आपको लिखवाया था जब भी कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ऊपर जा रही है तो नेगेटिव लेंगे। तो कभी भी किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाएगा तो जी की वैल्यू प्लस लीजिए और नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो माइनस लीजिए। द क्वेश्चन इज हमने किस वेलोसिटी से उसको फेंका था, वी नीड टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ए पार्ट। ठीक है, लेट अस अप्लाई द थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। दिस इज द इक्वेशन हम जो लगा सकते हैं। ठीक है ना। इक्वेशन कैसे चूज करना है, हर इक्वेशन में मैं बार बताता हूँ आपको, देयर आर 4 वेरिएबल्स। इस इक्वेशन में v, u, 2 कांस्टेंट सॉरी g और h ये 4 वेरिएबल्स हैं। 4 में से जहां 3 पता हो वाली इक्वेशन लगा दीजिए। यहाँ भी ऐसे ही है। v इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस यू स्क्वायर वी नीड टू फाइंड आउट इनटू 2, again the value of g is minus 9.8 and height is also given that is 10. So minus u square will become 2 into 9 minus 19 minus 196, minus will be cancelled out and u initial velocity will be come by the square root of 196 and square root of 196 is equal to 14 meter per second. ओके, सो इस वेलोसिटी से हमने उसको शुरू में थ्रो किया था, अपने हाथ से ऊपर की तरफ उछाला था और फाइनली धीरे 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 10 मीटर की हाइट तक जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, रुक गया। दिस वाज अवर फर्स्ट पार्ट, नोट कीजिए। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है टाइम कितना लगा जी इस हाइट पे जाने के लिए। फॉर टाइम हमारे पास अलग अलग इक्वेशन है। हम एक काम करते हैं, टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। फॉर द सेकेंड पार्ट जब टाइम कैलकुलेट करना है तो लेट अस अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जब भी एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ या ऊपर तरफ फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा, इक्वेशन लगेंगी। फाइनल वेलोसिटी v 0, इनिशियल वेलोसिटी अब हमने निकाल लिया है 14, g की वैल्यू माइनस में लेना है 9.8 इंटू टी। ओके, ये पूरा का पूरा माइनस 9.8 टी को हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा, that will become plus 9.8 t is equal to 14 and t is equal to 14 डिवाइड बाय 9.8। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लगा देंगे, 14 7 जा 14 1 जा, तो फाइनली द आंसर इज 10/7 सेकेंड। दिस मच टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा। दिस इज अवर आंसर सकते हैं। हाँ जी, अवर क्वेश्चन इज शो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर अर्थ के वेट का सिर्फ 1/6 रह जाता है, हमें ये शो करना है। वेट तो चेंज होता है, क्या वो 1/6 रह जाएगा, हमें ये प्रूव करना है। सुनिए कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हम एक एजम्पशन मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का नहीं, हम ये मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ मून, मून के मास को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अर्थ का मास मून के कंपैरेटिवली, अभी मैं न्यूमेरिकल में भी आपको बता रहा था, 100 टाइम्स होता है, तो अर्थ के मास को 100 m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें इसमें मान के चलना पड़ेगा। आगे सुनिए, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, ठीक है, रेडियस ऑफ मून हम मान लेते हैं r और रेडियस ऑफ अर्थ उसका 4 टाइम हो जाएगा, दैट इज 4r। ये भी अजम्पशन हमें इस क्वेश्चन के लिए मान के चलनी है कि
और ये हमें पता है, वैसे डाटा से भी आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अर्थ का रेडियस मून से 4 टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सुनिए, आपको वेट को शो करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। मान लीजिए अगर हमें मून पर निकालना है तो वो कैसे आएगा, m इंटू जी ऑफ द मून। और अगर हमें अर्थ पर निकालना है तो वो भी वेट m इंटू स्मॉल जी ऑफ अर्थ आएगा। वेट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। वेट बेसिकली हमने पढ़ा था एक फोर्स होता है, फोर्स एम ए होता है, ए यहाँ जी बन गया है। ओके, ठीक है, तो एम तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कैंसिल हो गया। सो अगर हमें वेट चाहिए तो वो मून के स्मॉल जी और अर्थ के स्मॉल जी के रेशो से आएगा। अब स्मॉल जी के फॉर्मूला पर आइए। स्मॉल जी होता है कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। मून के लिए ये मास ऑफ मून हो जाएगा और अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थ के लिए जी इंटू मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक देखिए, स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने बनाया था जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल। ठीक है, अगर हमें वेट का रेशो शो करना है, दोबारा समझ लीजिए, अगर हमें प्लेनेट पे वेट का रेशो शो करना है मून और अर्थ का, तो वो स्मॉल जी और कैप स्मॉल जी मून का और अर्थ के रेशो से आएगा। ठीक है, और स्मॉल जी का फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। मून के लिए हमने मून का मास डाल दिया, अर्थ के लिए अर्थ का मास डाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, ये मास ऑफ मून को हमने m से रिप्रेजेंट किया था, रेडियस ऑफ मून को r स्क्वायर, और ये जो डिनोमीटर वाली वैल्यू ये घूम के ऊपर चले जाएंगी, रेडियस ऑफ अर्थ। चलो अभी नहीं लिखता, अभी यहाँ m और यहाँ m लिख लेते हैं, ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लिखते हैं और मास ऑफ अर्थ लिख लेते हैं। अब इस स्टेप पर वैल्यू डालेंगे। अभी हमने सिर्फ ये जो डिनोमीटर वाली वैल्यूज थी इनको रेसिड्यू करके ऊपर कर दिया है। चलिए अब वैल्यू डालते हैं। मून का मास है m, हमने माना हुआ था, अपॉन में अर्थ का मास मैंने कहा था 100 टाइम होता है, तो अर्थ के मास को उसके नीचे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस ऑफ अर्थ को हमने कहा था 4r है, मून का 4 टाइम है, क्योंकि मून का रेडियस r है, तो मून के रेडियस को लिखते हैं r स्क्वायर, और अर्थ का रेडियस 4r का स्क्वायर यानी कि 16r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कीजिए, m से m कैंसिल कीजिए, तो अब आपके पास आया वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ का रेशो 16/100। वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ या रेशो वेट ऑन अर्थ इज 16/100। 16/100 को अगर आप काटते हैं तो ये 1.625 आता है। अप्रॉक्सीमेट इसको आप 6 मान सकते हैं, 0.25 को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आया, वेट ऑन मून वेट ऑन अर्थ का रेशो 1/6 है, 1/6 है। या फाइनली यू कैन राइट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ। तो इस रिजल्ट से वी कैन शो कि मून पर वेट जाने पर वेट 1/6 रह जाता है। बी केयरफुल, बट मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाँ, वेट जरूर मून पर जाकर कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज गिवन 10 न्यूटन। वेट हमेशा न्यूटन में मिलेगा, मास हमेशा केजी में मिलेगा। वेरी सिंपल, आपसे पूछा है क्वेश्चन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यू नीड टू फाइंड आउट। तो अभी अभी हमने एक रिलेशन किया है, मून पर वेट हमेशा 1/6 वेट ऑफ अर्थ होता है, बस।
मास तो चेंज नहीं होता, बी केयरफुल, वेट जरूर चेंज होगा। तो वेट एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 इंटू 10, दैट इज, डिवाइड करिए 1.6 न्यूटन, दैट्स इट। अब ये अगर हमसे पूछ ले मास बताइए अर्थ पर, तो देखिए एक्स्ट्रा पार्ट करते हैं। वी नो दैट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, सो मास विल बिकम w अपॉन जी। ओके, तो अगर हम अर्थ के टाइप रिगार्ड में कर रहे हैं तो अर्थ पर वेट कितना है, वी नो दैट 10 और डिवाइड बाय जी की वैल्यू भी अर्थ पर ऑलमोस्ट 10 ले लेते हैं, तो मास उस ऑब्जेक्ट का 1 kg आ जाएगा। ओके, तो अगर हमें वेट गिवन है अर्थ पर तो हम उसका मास भी निकाल सकते हैं। फिर मान लीजिए हमें पूछ रहे हैं कि मून पर मास बताइए, अरे मास तो रिमेन कांस्टेंट, मून पर भी वो 1 kg रहेगा। वेट में चेंज आता है, मास में चेंज नहीं आता। वेट चेंजेस, मास रिमेन द कांस्टेंट।